हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो हमारी इनकम टैक्स का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस न्यू टॉपिक का नाम हमारा क्या है। ये जो इनकम टैक्स की क्लास है हम आपको डेली अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे। तो आज हम हमारे नेक्स्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको एक न्यू टॉपिक करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस यानी निवासीय स्थिति एंड टैक्स इंसिडेंट, कर का भार। जब हम रेजिडेंशियल जो स्टेटस है, जो हमें निवासी जो स्थिति है, इसकी हम आज इसकी गणना करेंगे कि हम कितना टाइम पीरियड तक यदि इंडिया में रहते हैं तो उसको हम रेजिडेंशियल कहेंगे या क्या हमें कंडीशन दी गई है उस अगर कंडीशन को फुलफिल करते हैं, पूरी करते हैं तो उसको क्या हम उसको निवासी मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो रेजिडेंशियल जो स्टेटस है वो उसकी जो अंडर सेक्शन कौन सी है, वो अंडर सेक्शन है 6, यानी उसकी जो निवासी स्थिति की धारा कौन सी है, वो धारा है 6। सम इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन, कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण क्या दे रखा है इसमें कि फर्स्ट है पॉइंट, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सीनियर सिटीजन बोथ आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यानी जो हमारी रेजिडेंशियल जो स्टेटस है यानी जो हम इंडिया में निवास करते हैं वो, और जो हमारी जो सिटीजनशिप है यानी जो नागरिकता है। फ्रेंड्स, इसमें जो ये दोनों कॉन्सेप्ट है ये क्या है, अलग अलग है। हम जो निवास करते हैं इंडिया में, यदि कोई फॉरेन अगर कोई व्यक्ति है वो अगर भारत में अगर निवास करता है तो भी उसको यहाँ का निवास इसमें कहते हैं। लेकिन अगर भारत का नागरिक यानी या जो इंडिया की हमें क्या मिली हुई है, हमें जो सीनियर सिटीजनशिप अगर हमें मिली हुई है तो उसको भारत की नागरिकता कहते हैं। ये जो दोनों जो कॉन्सेप्ट है, नागरिकता और जो निवासी स्थिति है, दोनों क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, इसको ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है। निवासी स्थिति डिफरेंट कॉन्सेप्ट है टू सीनियर सिटीजनशिप। ओके, सेकंड हमारा है पॉइंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस शुड बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर ईच प्रीवियस ईयर। प्रत्येक गत वर्ष के लिए निवासी स्थिति की गणना पृथक होती है। यानी जो हम प्रत्येक गत वर्ष यानी जिसमें हम क्या करते हैं, टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, जो असिस्टमेंट ईयर है उससे ठीक पूर्व के गत वर्ष का जो रेजिडेंशियल जो हमारे है स्टेटस है यानी निवास की स्थिति है वो अलग अलग हो सकती है। फ्रेंड्स, ऐसे आप समझने की कोशिश करो, जैसे इस गत वर्ष हम क्या कर रहे हैं, अगर इंडिया में रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि अगले जो है अगले ईयर भी हम इंडिया में रहें। इसलिए हमारे जो रेजिडेंशियल जो स्टेटस के लिए जो हमारी रहने की है, निवास की स्थिति है, वो क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन हर जो गत वर्ष है, प्रीवियस ईयर है, उसके लिए उसकी कैलकुलेशन अलग अलग हम उसकी गणना करेंगे। ओके, ये बात ये बोल रहा है। ठीक है ना। थर्ड हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस शुड बी डिटरमाइंड फॉर ईच पर्सन सेपरेटली। प्रत्येक व्यक्ति की निवासी स्थिति की गणना अलग अलग होती है। हर जो पर्सन है उसकी सेपरेटली उसकी रेजिडेंशियल की गणना डिटरमाइन करते हैं। ओके, फोर्थ हमारा पॉइंट है, इंडिया इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स आल्सो विच एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल मील्स। यानी भारत की जो समुद्री सीमा, देखो हमें जो हमारे धरातल जो सीमा है उसके लिए तो हमें इसमें दे रखा है हमारे इंडिया के लिए मैप के अंदर। ठीक है ना, लेकिन हमारे जो हमारी समुद्री जो वाटर है यानी समुद्र की जो सीमा है उसके लिए भी हमें कितना डिस्टेंस के लिए हमें भारत की सीमाओं के अंतर्गत कैलकुलेशन किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 12 नॉटिकल मील्स। यदि हमें भारत की जो समुद्री सीमा लगती है वहाँ से यदि 12 जो नॉटिकल मील्स है वहाँ तक हमारी भारत की समुद्री सीमा को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें समुद्री सीमाओं के लिए भी हमें लिमिट दे रखी है 12 नॉटिकल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है UGC नेट JRF के अंदर। ओके, अगला है 24 आवर शुड बी कंसिडर एज ए डे। हम जो इनकम टैक्स है उसमें जो 24 डे है उसको क्या मानेंगे, 24 जो घंटे होते हैं उसको एक दिन माना जाएगा। ठीक है ना, जब से अगर जिस टाइम पीरियड से अगर हम इंडिया में क्या करते हैं प्रवेश करते हैं वहाँ से 24 जो घंटा है उसको 12 घंटे 24 घंटे यानी 24 घंटे को एक दिन के अंदर हमें कंसिडर किया
जाएगा। ओके, if the exact time of the arrival and departure is not available, that both a day of the arrival and day of departure should be considered for a purpose of determination of residential status। यदि आने का समय अभी मैंने आपको बताया, जैसे हम अगर भारत में जब प्रवेश करते हैं तो उसका आने का समय और जाने का समय, यानी जो हम अगर कहीं फॉरेन में जाते हैं तो उसको जाने का समय उपलब्ध नहीं हो तो आने का और जाने का दोनों का ही निवास की जो स्थिति है उसके अंतर्गत हम इंक्लूड करेंगे। यानी हम मानो अगर हमें टाइम पीरियड का अगर फिक्स नहीं है भाई कौन कितने बजे हम क्या है इंडिया में एंटर किया है, या फिर हमें अगर फॉरेन जाना है तो हमें जाने का अगर टाइम पीरियड अगर हमारा फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें आने का और जाने का दोनों दिन को क्या करेंगे, हमारे जो रेजिडेंशियल जो स्टेटस की जो टाइम पीरियड दे रखी है उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, उसकी गणना में शामिल करेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्ति की निवासीय स्थिति, जो हमारे जो इंडिविजुअल है वो उसकी जो निवासीय स्थिति है उसकी हम गणना करेंगे। उसमें हमें कंडीशन प्रोवाइड कर रखी है, तो उस कंडीशन को यदि हम पूरी करते हैं तो हम यहाँ का निवासीय स्थिति इसको रेजिडेंशियल स्टेटस में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें जो निवासी स्थिति है वो अंडर सेक्शन 6 फर्स्ट है। ये हमारा क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, जो यूजीसी नेट वाले जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, आगे है इसमें फर्स्ट जो कंडीशन वो क्या दे रखी है, इफ़ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन देन ही विल बी कंसिडर आ रेजिडेंशियल इन इंडिया। यदि एक व्यक्ति यानी एक जो इंडिविजुअल है कोई भी एक बेसिक कंडीशन को यदि पूरी करता है तो उसका भारत का क्या मानेंगे, उसको रेजिडेंशियल उस रेजिडेंट मानेंगे, यानी उसको भारत का निवासी मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने बेसिक कंडीशन बता दी। यदि वो दो जो बेसिक कंडीशन है तो हमने जो दो बेसिक कंडीशन जो दे रखी है उसमें कोई भी एक यदि आधार जो बेसिक जो कंडीशन है उसको यदि आधारभूत शर्त को पूरी करता है तो उसको भारत का क्या माना जाएगा, उसको निवासी माना जाएगा। यदि वो जो दो जो बेसिक कंडीशन है उसमें से यदि एक भी अगर वो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो उसके लिए उसको भारत का नॉन रेजिडेंशियल माना जाएगा, यानी उसको भारत का अनिवासी माना जाएगा। ओके, तो हम बेसिक कंडीशन को इसमें बता रखा है कि बेसिक कंडीशन अगर दोनों अगर बेसिक कंडीशन में से यदि कोई एक भी अगर बेसिक कंडीशन पूरी करे तो उसको भारत का रेजिडेंट माना जाएगा, यानी उसको भारत को निवासी माना जाएगा। यदि उसको एक भी अगर बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो उसको भारत को अनिवासी माना जाएगा। अगली देखते हैं, अगर हमारा टॉपिक दे रखा है हमारा पॉइंट, इफ़ ए रेजिडेंशियल इंडिविजुअल सेटिस्फाई वो द एडिशनल कंडीशन देन ही विल बी कंसिडर एन रेजिडेंशियल एंड ओरिजिनल रेजिडेंशियल इन इंडिया। यदि भारत का निवासी व्यक्ति, देखो हमने जो दो बेसिक कंडीशन दे रखी है उसमें यदि एक भी अगर बेसिक कंडीशन हमने फुलफिल कर दी यानी उसको पूरी कर दी तो उसको हमें भारत का निवासी या अनिवासी हमें कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यदि जो बेसिक कंडीशन है यदि हमने पूरी कर ली तो भारत का निवासी तो हम बन गए। लेकिन फ्रेंड्स यदि उसके साथ ही अगर यदि एडिशनल जो अतिरिक्त जो दो बेसिक कंडीशन है उसको यदि हम पूरी कर लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या माना जाएगा, ROR यानी जो रेजिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल साधारण निवासी। ओके, यदि जो बेसिक कंडीशन के साथ यदि अतिरिक्त एडिशनल कंडीशन अगर हम पूरी नहीं करते हैं तो उस केस में हमें भारत का RNOR यानी रेजिडेंशियल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल, ठीक है ना, रेजिडेंट भारत का जो साधारण निवासी हमें माना जाएगा। ओके, इसको शॉर्ट में NOR बोलते हैं। जो NOR का अर्थ होता है कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो देखो इसमें समझने की कोशिश ये है, यदि कोई इंडिविजुअल है वो अगर बेसिक कंडीशन हमें जो दे रखी हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, तो बेसिक कंडीशन क्या है, वो है कि वह जो रिवलेंट जो प्रीवियस ईयर है उसके अंतर्गत फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन है कि जो वह जो इंडिविजुअल है जो रिवलेंट जो प्रीवियस ईयर है उसमें 182 या मोर देन 182 डेज यदि वो भारत में रहता है तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको रेजिडेंशियल मानेंगे। सेकेंड जो हमारी जो बेसिक कंडीशन है तो यदि वो संबंधित गत वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक दिन, ठीक है फ्रेंड्स, और यदि उसके संबंधित गत वर्ष से ठीक पूर्व के 4 वर्षों में से 365 दिन यदि वो भारत का निवासी है तो उसको हम
जो बेसिक कंडीशन है उसमें कंडीशन कंसिडर करेंगे। तो इन दोनों बेसिक कंडीशन में यदि वो एक भी बेसिक कंडीशन अगर पूरा करता है तो उसको भारत का निवासी माना जाएगा, अदरवाइज वो भारत का अनिवासी माना जाएगा। ठीक है ना, निवासी तो होगा ही, लेकिन उसको अगर जो फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन में से दो में से बोथ में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन पूरी करने के साथ साथ यदि वो एडिशनल कंडीशन अगर दोनों अगर पूरी करता है तो उसको भारत का साधारण निवासी, ठीक है ना, रेजिडेंट जो उसको माना जाएगा। लेकिन यदि क्या होता है कि यदि वो बेसिक कंडीशन तो पूरी कर लेता है लेकिन एडिशनल जो कंडीशन है उसको अगर वो फुल नहीं करता है तो उस केस में हमें उसका भारत को असाधारण निवासी माना जाएगा, यानी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है ना, उसको माना जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल के केस में उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ठीक है ना, जो हम चलो अब हम आपको बेसिक कंडीशन को जिसके बारे में हम आप से चर्चा कर रहे हैं उसको आगे हम पढ़ते हैं कि क्या होती है बेसिक कंडीशन। वैसे तो हमने आपको बता दी लेकिन फिर भी एक बार अपन अपने नोट से इसको रिवाइज करते हैं। ओके, बेसिक कंडीशन यानी आधारभूत शर्तें। ही इज़ इन इंडिया फॉर 182 डेज यानी 182 दिन या मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। वह संबंधित गत वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहा है। यदि वो 182 दिन यानी कि जो रिलेवेंट जो प्रीवियस ईयर है जिसमें हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं उसके अंतर्गत यदि वो 182 दिन या उससे मोर देन यानी 182 दिन से अधिक दिन अगर वो भारत में रहता है तो उसको लिए हम फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन उसमें भारत में निवासी माना जाएगा। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन देखते हैं, वो दे रखी है He is the India for 60 days and more during the relevant previous year and he has been in the India for 365 days or more during last 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। वह संबंधित गत वर्ष में 60 दिन, देखो हमने आपको बताया था कि जो रिलेवेंट जो प्रीवियस ईयर है उसमें 60 डेज या उससे अधिक देने के लिए यदि वो भारत में रहता है या फिर संबंधित जो गत वर्ष से ठीक पूर्व के अगर 4 वर्षों में से यदि वो 365 दिन या उससे मोर देन यानी उससे अधिक दिन यदि वो भारत में रहता है तो उसको लिए क्या होगा, वो सेकंड जो बेसिक कंडीशन वो फुलफिल करेगा। फ्रेंड्स, दो बेसिक जो कंडीशन है इसमें से एक कंडीशन को पूरा करना क्या है आवश्यक है तो भी उसको क्या माना जाएगा, भारत का निवासी माना जाएगा। ओके, कि देखो एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवाते हैं कि यदि जो बेसिक कंडीशन है यदि क्या है कि वो संबंधित गत वर्ष में से 182 दिन या उससे अधिक दिन क्या होता है भारत में निवास करता है तो उसको फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन वो पूरी करता है। ठीक है ना, लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन क्या दे रखी है, यदि वो संबंधित जो गत वर्ष है उसमें 60 डेज यानी 60 दिन या उससे अधिक दिन यदि वो भारत में रहा हो या फिर या और उसके साथ जो सेकंड जो है वो संबंधित जो रिलेवेंट जो प्रीवियस ईयर है उससे ठीक पूर्व के 4 वर्षों में से 365 दिन यदि उससे अधिक दिन वो भारत में रहता है तो उसके लिए वो सेकंड बेसिक कंडीशन क्या होगी, पूरी की जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसमें से एक बेसिक कंडीशन को पूरा करना कंपलसरी है। देखो हमने आपको जो एडिशनल बेसिक कंडीशन के साथ साथ एडिशनल यदि वो कंडीशन अगर पूरी करता है तो उस केस में उसको साधारण निवासी माना जाएगा, यानी साधारण निवासी यानी उसको क्या माना जाएगा, उसको ROR माना जाएगा। लेकिन यदि वो बेसिक कंडीशन के साथ अगर वो पूरा नहीं करता है एडिशनल कंडीशन तो उस केस में उसको क्या माना जाएगा, उस केस में उसको असाधारण निवासी माना जाएगा, रेजिडेंशियल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल। ओके, तो एडिशनल कंडीशन हम आगे देखते हैं। तो एडिशनल यानी अतिरिक्त शर्तें इसमें है ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर लिस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी संबंधित गत वर्ष में से ठीक पूर्व के जो हमारा जो गत वर्ष है जो उस टाइम पीरियड असिस्टमेंट ईयर से ठीक पूर्व जो संबंधित रिलेवेंट जो प्रीवियस ईयर है उसके ठीक पूर्व के 10 ईयर बनी जो 10 जो गत वर्ष है उसमें से कम 10 गत वर्ष में से कम 2 गत वर्षों में भारत का क्या होना चाहिए, वो निवासी रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है ना, अतिरिक्त शर्त की फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं तो वो है सेकंड कंडीशन है एडिशनल कंडीशन है वो है ही हैज़ बीन इन इंडिया इन 330 डेज ऑफ मॉर्निंग ड्यूरिंग द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर।
वह संबंधित गत वर्ष से ठीक पूर्व के 7 वर्षों में से 730 या उससे अधिक दिनों के लिए क्या रह रहा हो, वो इंडिया में निवास करता हो। देखो हम आपको जो फोर है इसमें 2 बेसिक कंडीशन है, 2 उसमें एडिशनल कंडीशन है। बेसिक कंडीशन को आप कवर करने की कोशिश करेंगे कि बेसिक कंडीशन हमने आपको बताई थी, यदि वो जो संबंधित गत वर्ष है उसमें यदि 182 दिन या उससे 182 दिन या उससे अधिक दिन यदि वो भारत में रहता हो तो उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन को पूरी मानी जाएगी। सेकंड बेसिक कंडीशन हमने आपको बताई थी कि ये वह संबंधित जो गत वर्ष है उसमें 60 दिन या उससे अधिक दिन, या फिर संबंधित गत वर्ष में 4 वर्षों संबंधित गत वर्ष ठीक पूर्व के 4 वर्षों में से 365 दिन यदि वो भारत में क्या हो निवास करता हो, तो भारत में रहा हो, तो उसके लिए उसको भारत का सेकंड जो बेसिक कंडीशन है उसको पूरी माना जाएगा। ये बेसिक कंडीशन के साथ साथ अगर वो पूरी कर लेता है तो उसको तो हम भारत का निवासी और निवासी को कंसिडर करेंगे, लेकिन एडिशनल कंडीशन उसको अगर दोनों एडिशनल अगर कंडीशन वो पूरी करता है तो उस केस में उसको क्या माना जाएगा, उसको साधारण निवासी माना जाएगा। यदि वो बेसिक कंडीशन के साथ एडिशनल पूरी कंडीशन पूरी नहीं करता है, एक भी अगर नहीं करता है तो भी उसको असाधारण निवासी माना जाएगा। ओके, एडिशनल कंडीशन को दोनों को पूरी करना क्या है, कंपलसरी है साधारण निवासी ROR मानने के लिए, ठीक है ना, रेजिडेंट जो मानने के लिए। ओके, तो अतिरिक्त शर्तें हमने आपको बता रहे हैं कि अतिरिक्त शर्तें में क्या दे रखा है। फर्स्ट जो एडिशनल जो कंडीशन है उसमें है कि यदि वो रिवलेंट जो प्रीवियस ईयर है उससे ठीक पूर्व के 10 वर्षों में से यदि वो 2 वर्ष भी क्या करता है भारत में रहता है, तो भारत में निवासी है, तो उसको अतिरिक्त जो एडिशनल फर्स्ट बेसिक कंडीशन उसको पूरी मानी जाएगी। सेकंड हमने क्या बताई है कि वो हमने बताई है कि यदि वो रिवलेंट जो गत वर्ष है यानी जो रिवलेंट जो पीरियड ईयर है उसके ठीक पूर्व के 7 वर्षों में से 730 दिन या उससे अधिक दिन यदि वो भारत में रहा हो तो उसको सेकंड जो एडिशनल जो बेसिक कंडीशन है उसको पूरा माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा हमारे जो नोट्स और हमारे जो विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, आपको यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन की जो ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन करें, ताकि जब भी मैं जो कॉमर्स से संबंधित इनकम टैक्स से संबंधित या अदर कॉमर्स अपनी क्लास आगे मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें आपको सबसे पहले क्लास को जब मैं अपलोड करूँ तो आपको क्लास सबसे पहले रिसीव हो सके। ठीक है, ओके, आगे हम पढ़ते हैं नोट्स। इन फॉलोइंग केस सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक फॉर द डिटरमाइन ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। ये बोल रहे हैं कि जो हम कंडीशन आपको बताएंगे आगे, उस केस में निवासी स्थिति यानी रेजिडेंशियल स्टेटस की गणना कैलकुलेशन करते समय जो हमारा सेकंड जो बेसिक कंडीशन है, यदि जो हमने आपको बताया था ना संबंधित गत वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक दिन, और संबंधित गत वर्ष से ठीक पूर्व के 4 वर्षों में से 365 दिन या उससे अधिक दिन यदि वो भारत में रहता है, तो उस को सेकंड बेसिक कंडीशन हमने आपको बताई थी। तो उस केस में ये बोल रहा है कि वो जो हम आपको केस बताएंगे आगे, इस की कैलकुलेशन की गणना करने के लिए रेजिडेंशियल की गणना करने के लिए इसमें जो सेकंड जो बेसिक कंडीशन अभी हमने आपको बताई है कुछ सेकंड पहले, ये जो सेकंड बेसिक जो कंडीशन है उसको फुलफिल करने की कोई ध्यान में नहीं रखा जाता। अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही कम पूरा करता है तो उसको क्या माना जाएगा, भारत का निवासी माना जाएगा। ओके, फर्स्ट इसमें क्या फर्स्ट केस क्या है, इसमें फर्स्ट जो हमारा केस है वो है इफ़ एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर हिज एम्प्लॉय पर्पज। यदि कोई भारत का नागरिक यानी भारत जो इंडियन जो सिटीजन है, भारत का जो नागरिक है, अपनी जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए यदि वो क्या कर रहा है, भारत को छोड़ के जा रहा है, भारत को छोड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसमें यदि वो फर्स्ट अगर बेसिक कंडीशन पूरी करता है तो भी उसको भारत का निवासी माना जाएगा। ओके, सेकंड वाली बेसिक कंडीशन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा उस केस में। सेकंड हमारा जो केस है वो है सेकंड केस है सेकंड केस हमारा क्या बता रखा है हमने, वो बता रखा है इफ़ एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। यदि भारत का नागरिक इंडियन जो सिटीजन है भारत के जो जहाज के सदस्य के रूप में यानी एक क्रू मेंबर ऑफ इंडियन जो शिप है उसके रूप में यदि वो भारत छोड़ के जा रहा है, उस टाइम उस जो केस में भी हमें क्या है सेकंड जो बेसिक कंडीशन है उसको ध्यान में नहीं रखना है। ओके,
थर्ड हमारा जो बेसिक कंडीशन है वो क्या बोल रहा है, इसमें जो थर्ड वाला जो बेसिक कंडीशन है इसमें देखो फर्स्ट हमारा जो हमने बताया है कि यदि कोई भारत में एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए यदि वो भारत छोड़ रहा है तो उस केस में हमें सेकंड वाली जो बेसिक कंडीशन उसको ध्यान में नहीं रखना है। सेकंड हमने जो आपको केस बताया है वो बताया है यदि कोई भारत का इंडियन सिटीजन है, वो भारत क्या करता है, भारत के जो एक क्रू मेंबर ऑफ इंडियन जो शिप के रूप में अगर वो भारत को छोड़ के जा रहा है तो उस केस में भी हमें क्या करना है, सेकंड जो बेसिक कंडीशन है उसको हमें मतलब ध्यान में कंसिडर उसको नहीं करना है, उसको ध्यान में नहीं रखना है। ओके, थर्ड हमने आपको क्या बता रहे हैं कि इफ़ एन इंडियन सिटीजन, यदि कोई भारत का नागरिक या इंडियन ओरिजिन यानी भारत का मूल, देखो भारत का नागरिक यदि हम उस केस को अगर पूरा करेंगे मतलब कंडीशन तो उसका भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है ना। इंडियन सिटीजन एंड इंडियन ओरिजिन यानी भारत का मूल, यदि आप अगर भारत के बाहर रहते हैं लेकिन यदि आपके दादा परदादा यदि भारत के क्या है यहाँ पे भारत में उसने जन्म लिया है भारत का, उसको आपको भारत उसको क्या माना जाएगा, भारत का और इंडियन ओरिजिन यानी भारत का मूल निवासी माना जाएगा। जो भारत के बाहर रहता है, भारत का इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो और जो क्या रहता है फॉरेन में रहता है लेकिन वो क्या आता है भारत में क्या करने के लिए, विजिटिंग पर्पज से यानी कि भ्रमण करने के उद्देश्य से यदि वो भारत में आता है, उस केस में हमें किस चीज़ को ध्यान में रखना है, उसमें सेकंड कंडीशन को पूरी नहीं करना है। ये वाले अमेंडमेंट किया गया। अब ये जो थर्ड जो हमारा जो पॉइंट है इसमें 2021-22 को जो हमारे जो इनकम टैक्स है उसमें अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। तो उस केस में हमने आपके लिए कुछ अलग से समझाने के पर्पज से इसमें ध्यान के लिए हमने कुछ इसको पॉइंट अलग से नोट किया है, वो देखना आप। इसके लिए क्या बोला है हमने, जो ये है कि भारत, देखो इसमें देखना आप, यदि कोई भारत का नागरिक यानी इंडियन सिटीजन एंड इंडियन ओरिजिन, यदि भारत का निवासी जो भारत के बाहर जाता है लेकिन भारत में क्या करने के लिए आता है, विजिटिंग पर्पज से यानी भ्रमण के लिए आया हो, तो उस केस में हमें कौन से कंडीशन को पूरा करने पर हमें उसका निवासी माना जाएगा। उसमें हमारा देखो दो हमने उसमें पार्ट बांटा है, ये अमेंडमेंट किया गया है 2021-22 के अंदर, इसलिए हमने इसको अलग से पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उसकी टोटल इनकम फॉरेन इनकम को छोड़ करके, यदि विदेशी आय को छोड़ कर, यदि टोटल इनकम में से यदि हम फॉरेन इनकम को घटा देंगे तो इंडियन इनकम हमारी बच जाएगी। ये बोल रहा है कि यदि उसकी टोटल इनकम एक्सेप्ट ऑफ फॉरेन इनकम यानी फॉरेन इनकम विदेशी आय को उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। इंडियन इनकम को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो उसकी टोटल इनकम में से यदि फॉरेन इनकम उसको घटा के यदि उसकी टोटल इनकम है वो विदेशी आय को छोड़ करके फर्स्ट नंबर जो है इसमें है कि 15 लाख या उससे अधिक है, जो भी उसकी हमारी जो इंडियन इनकम है, ऐसे बोल सकते हैं हमारे जो टोटल इनकम है विदेशी आय को छोड़ कर, यानी जो इंडियन इनकम है वो कितनी है, 15 लाख या उससे अधिक है। उस केस में हमें क्या करना है, 182 यानी 182 दिन या उससे अधिक संबंधित गत वर्ष में, या फिर सेकंड है 120 दिन या उससे अधिक संबंधित गत वर्ष में से पूर्व के 4 वर्षों में से 365 दिन वो भारत में रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, भारत का उसको निवासी माना, जो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए भारत का उसको निवासी माना जाएगा, ठीक है। देखो हमें इसमें आपको समझना है, सेकंड जो हमारी जो हमने आपको बताई है वो बताई है, यदि 15 लाख से उसकी टोटल इनकम विदेशी आय को छोड़ करके यदि 15 लाख से कम है तो उस केस में उसे केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन यानी 182 दिन या उससे अधिक दिन ही देखने होंगे। देखो फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको समझाने की प्रयास ये किया है, यदि कोई भी भारत का नागरिक या कोई भारत का निवासी जो भारत के बाहर रहता है लेकिन वो विजिटिंग पर्पज से यदि भारत में आता है, उस केस में उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगी, उसको हमने दो केस में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट केस है यदि उसकी जो टोटल इनकम यदि उसकी विदेशी आय को छोड़कर यानी फॉरेन इनकम को कैलकुलेट नहीं करते हुए टोटल इनकम में से यदि फॉरेन इनकम को अपन घटा देंगे तो उसको हमारी इंडियन इनकम बच जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखी है, यदि 15 लाख या 15 लाख से अधिक यदि उसकी टोटल इनकम है विदेशी आय को छोड़ करके, तो यदि वो इनमें से दो कंडीशन पूरा में से यदि एक कंडीशन उसको पूरा करेगा तो उसको रेजिडेंशियल स्टेटस माना जाएगा। उसकी कैलकुलेशन करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस में।
182 दिन या उससे अधिक दिन संबंधित गत वर्ष में, यदि वो संबंधित जो रिवलेंट जो प्रीवियस ईयर्स है उसके अंदर 182 डेज या उससे मोर देन यदि क्या रहता है वो भारत का निवासी रहता है। या फिर सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है 182 डेज यानी 120 दिन, या उसमें क्या थी जो सेकंड कंडीशन में 60 डेज था फ्रेंड्स, पहले क्या था 60 डेज, उसको जो इस केस में क्या कर दिया उसमें 120 दिन को, इसको क्या कर दिया, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। आप कितना कंसिडर करेंगे 120 डेज यानी 120 दिन, या मोर संबंधित गत वर्ष में यानी जो रिवलेंट जो प्रीवियस है उसमें 120 दिन या उससे अधिक दिन यदि वो भारत में रहता है, या फिर क्या करता है कि गत वर्ष से संबंधित गत वर्ष से ठीक पूर्व के 4 वर्षों में से यदि वो 365 दिन यदि भारत में रहता है तो उसको भारत का निवासी माना जाएगा। ओके, सेकंड हमने आपको केस बताया है कि यदि वो उसकी जो टोटल इनकम है यदि वो 15 लाख से क्या है कम है, उस केस में हमने जो फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन बताई है 182 डेज या उससे मोर देन डेज यदि वो क्या रहता है भारत में रहता है तो उसको हम भारत का निवासी माना जाएगा, इसमें ये कंसिडर करेंगे। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो तो ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट है, हमने आपको बहुत ही डीप में आपको समझाने की प्रयास किया है विथ हमारे जो हैंड नोट्स के बेस को लेकर, ठीक है ना। आगे हमें क्या दे रखा है, आगे देखते हैं नोट्स। इन केस ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बोर्न शिप लिविंग इन इंडिया फॉलोइंग पीरियड शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक या विदेशी जहाज के सदस्य के रूप में भारत छोड़ रहा है, ऐसी दशा में निवासीय गणना करते समय निम्न समय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। देखो जो हमारी इसमें जो हमारी जो ये बोल रहा है कि यदि कोई भारत का नागरिक है वो जो फॉरेन जो इंडियन जो फॉरेन जो शिप है उसके क्रू मेंबर के रूप में यानी उसके सदस्य के रूप में यदि वो भारत को छोड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमें जो रेजिडेंशियल स्टेटस की गणना करते समय किसको ध्यान में नहीं रखे जाएंगे, जिस दिन वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर वो साइन कर रहा है उस डेट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड, जिस दिन वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर वो एंड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो उस वाले जो वो साइन करेगा उसको भी हम उस डे को भी हम क्या नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, जब वो क्या है विदेशी जहाज, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, वो क्या है भारत को जना के लेकिन वो विदेशी जहाज के सदस्य के रूप में अगर है उस टाइम उस कंडीशन में यदि वो भारत छोड़ रहा है, जब ऐसी गणना करना है कि जो हम जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं अनुबंध के जो हस्ताक्षर वाला दिन है उसको भी उसको शामिल नहीं करेंगे, और जो अनुबंध हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जो समाप्त होता है उस दिन अगर वो साइन ऑफ करता है तो उस दिन भी हमें क्या नहीं करना है, उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। आई होप तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट नोट्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको मतलब बहुत ही डीप में और अमेंडमेंट को इंक्लूड करते हुए हम आपको समझाने की कोशिश की है। या आप दोबारा से अगर आपको इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार क्लास को देखोगे तो आप हमारी समझने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हमने इसमें सभी चीज़ को इंक्लूड किया, किसी को छोड़ने की वो नहीं किए, ठीक है। ठीक है सर, अब हम इसमें कुछ पर्सन को इंक्लूड किया है, वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर, निवासी स्थिति खालिस्तान के लिए ज्ञात की जाती है। किसके लिए ज्ञात किया जाए, जो हमारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है। देखो हम जिसकी इनकम को कंसिडर करते हैं, हम जो हमारे जो रिवलेंट जो गत वर्ष है यानी तो प्रीवियस ईयर है तो उसकी अगर हम इनकम को कंसिडर करते हैं तो हम जो निवासी स्थिति है तो गत वर्ष निवासी स्थिति है तो वो क्या करेंगे, जो जिस वर्ष में हम इनकम कमा रहे हैं उसकी हम निवासी स्थिति देखेंगे। तो हम कौन सी जो निवासी स्थिति रेजिडेंशियल स्टेटस की गणना करते हैं कौन सी ईयर को हम कंसिडर करेंगे। ऑप्शन ए है प्रीवियस ईयर, सेकंड है असिस्टमेंट ईयर, थर्ड है अकाउंटिंग ईयर, 4 है फाइनेंशियल ईयर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम गत वर्ष को से तो इनकम का जनरेट को देखते हैं तो गत वर्ष में हम क्या करते हैं उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस की हम गणना करते हैं। ओके, आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आपको इस का टॉपिक का अच्छे से रिवाइज हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो है एन इंडिविजुअल में बी, एक व्यक्ति खालिस्तान हो सकता है। क्या हो सकता है एक व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति अगर ऑप्शन है ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल यानी साधारण निवासी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल यानी असाधारण निवासी, और नॉन रेजिडेंट यानी अनिवासी। देखो अगर
जो बेसिक कंडीशन है उनमें से एक बेसिक कंडीशन पूरा कर ले, लेकिन दोनों अतिरिक्त अगर कंडीशन पूरा कर ले तो उसको साधारण निवासी माना जाएगा। हमने आपको बता चुकी है, आपको डीप में डिस्कस कर चुके। सेकंड है असाधारण निवासी, यानी जो दोनों बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन और अतिरिक्त यदि बेसिक कंडीशन अगर हम पूरी नहीं करते हैं तो उस केस में हमें नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हमें माना जाएगा, ठीक है ना, NOR, ठीक है। और थर्ड है NR यानी नॉन रेजिडेंट, यानी हम बेसिक कंडीशन को यदि हम पूरा नहीं करेंगे तो उस केस में हमें ये क्या माना जाएगा, अनिवासी माना जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है टेरिटोरियल वाटर लिमिट्स इन द इंडियन एक्सटेंड ऑफ, यानी भारतीय समुद्री सीमा का विस्तार खालिस्तान है, कितना विस्तार है, 200 NM और 12 NM, 24 NM और फोर्थ है इसमें है 100 NM। तो हमने आपको बताया था, कितना बताया था, इसके अंदर हमने 12 नॉटिकल मिल्स समुद्री सीमा, भारतीय समुद्री सीमा के विस्तार के लिए हमने कितना बताया था, 12 नॉटिकल मिल्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द, थोड़ा देखने में क्वालिटी लाइट की वजह से हो रहा है फ्रेंड्स, ये लाइट थोड़ा हमारी चली गई है इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, दिख तो रहा है ऐसे लेकिन थोड़ा क्वालिटी कम दिख रही है। ए रेजिडेंशियल इंडिविजुअल विल बी ऑलवेज इन इंडियन सिटीजन, सेकेंड ऑप्शन है एन इंडियन सिटीजन विल बी ऑलवेज इन रेजिडेंशियल इन इंडिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एक निवासी व्यक्ति सदैव भारत का नागरिक होता है, सेकंड है कौन सा कथन, ये है ट्रू है, ये बताना है, भारत का नागरिक सदैव भारत का निवासी होता है। ऑप्शन 3 ए एंड बी दोनों, एंड नन ऑफ द अबव। देखो फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करो, एक निवासीय व्यक्ति यानी एक जो भारत को निवास करने वाले व्यक्ति है वो सदैव भारत का नागरिक हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन आते हैं तो वो भी भारत के निवासी है लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं होते हैं। ओके, सेकंड इसमें बता रखा है भारत का नागरिक सदैव भारत के निवासी, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि भारत जो इंडियन जो हमारे जो सिटीजन है, भारत के जो नागरिक है वो भी तो फॉरेन में रहते हैं, जैसे US में, ये विदेश में फॉरेन में रहते हैं ना, तो वो जरूरी नहीं है कि जो भारत का नागरिक है वो सदैव हमेशा भारत का निवासी हो। तो बोथ ए एंड बी नहीं, सत्य नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी इनमें से दोनों सत्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। रेजिडेंशियल स्टेटस शुड बी डिटरमाइंड फॉर ईच पर्सनल सेपरेटली, सेकंड ऑप्शन है रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ईच प्रीवियस ईयर शुड बी डिटरमाइंड सेपरेटली, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबाउ। इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए निवासी स्थिति की गणना अलग अलग होती है, देखो, या प्रत्येक गत वर्ष के लिए निवासी स्थिति की गणना अलग अलग होती है। देखो फर्स्ट हमने आपको कंडीशन बताई थी रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कि यदि प्रत्येक व्यक्ति यानी एवरी पर्सन की जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसकी गणना अलग अलग होती है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी है प्रत्येक गत वर्ष के लिए निवासी स्थिति गणना अलग अलग होती है, ये भी हमने आपको बताया था कि जो रिवलैंड जो प्रीवियस ईयर है उसकी प्रत्येक जो निवास स्थिति गणना करेंगे तो अलग अलग उसकी निवास स्थिति की गणना के लिए प्रत्येक गत वर्ष के लिए अलग अलग होगी। जरूरी नहीं कि इस साल वो अगर भारत में तो अगले साल भी भारत में हो, यानी प्रत्येक गत वर्ष के लिए उसकी निवास स्थिति गणना करने के लिए उसकी अलग से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों ये कथन क्या है सत्य है हमारे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 इन एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एंड वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ही विल बी कंसिडर एज, यदि कोई व्यक्ति कोई एक आधारभूत शर्त पूरी करे, यानी एक आधारभूत शर्त करे तो उसको क्या मानेगा, उसको निवासी माना जाएगा, साधारण और असाधारण दोनों हो सकता है वो, ठीक है ना। इसको ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इफ एंड द इंडिविजुअल सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड एनी वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन देन ही इज द कंसिडर, क्या मानेंगे उसको, देखो एक बेसिक कंडीशन पूरा करता है दोनों में से, बेसिक कंडीशन में से, और एक ही आधारभूत कंडीशन, देखो दोनों आधारभूत कंडीशन अगर वो पूरी नहीं करता है तो उसको ROR मानेगी, यानी असाधारण निवासी मानेंगे, ठीक है ना। बेसिक कंडीशन पूरा करेगा तो निवासी, लेकिन साधारण और असाधारण निवासी के लिए हमने क्या बताया था, NOR और ROR के लिए बताया था हमने कि यदि वो दोनों बेसिक कंडीशन अगर पूरी करे तो उसको ROR माने जाएगा, नहीं रेजिडेंशियल और ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल माने जाएगा, लेकिन यदि वो दोनों बेसिक कंडीशन पूरा नहीं करेगा तो उसको NOR माने जाएगी, यानी रेजिडेंशियल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल माने जाएगा। तो ये इसमें एक ही बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है, दोनों नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमने उसको ROR मानेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन नंबर चलो देखते हैं, ये वो करवा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 है इन इंडिविजुअल सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशन
both an additional condition then will be considered.